जय हिंद। मैं संजय सिंह आप सभी को आप सबके यूट्यूब चैनल संजय ऑनलाइन स्टडी जोन पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट लाया हूं इरुटेरिया बुक से। सेकंड इंटर स्तरीय परीक्षा का ये प्रैक्टिस बुक है और ये 8वां नंबर प्रैक्टिस बुक होगा। दोस्तों, ये 8वां नंबर प्रैक्टिस बुक है। इससे पहले मैं 7 प्रैक्टिस बुक करवा चुका हूँ, प्रैक्टिस सेट करवा चुका हूँ। यदि आप लोग उसे नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियो का लिंक मैं डाल दूंगा, प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा, आप उसे चेक कर लें और चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाकर आप देख सकते हैं। और यदि आप लोग को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और करेंट अफेयर से संबंधित भी मैं वीडियो लाया हूं। दोस्तों, फर्स्ट वीडियो मैं डाला हूं वो है आपका स्पीडी करेंट अफेयर से है। उसका वन लाइनर फॉर्म में मैं आपको ये वीडियो बनाकर डाला हूं। दोस्तों, यदि आप लोग को वो आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाएं और उस वीडियो को देखें और उसका लाभ उठाएं। और इससे पहले मैं भारतीय संविधान से पूरी वीडियो अपलोड कर चुका हूं, चैप्टर वाइज, उसे भी आप लोग देख सकते हैं। और भारतीय इतिहास से संबंधित भी पूरी वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, चैप्टर वाइज घटना चक्र बुक से। यदि आप लोग नहीं देखे तो उसे देखें और उसका लाभ उठाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 8। प्रैक्टिस सेट नंबर 8 में पहला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? इसमें कहा गया है, पहला प्रश्न है, संविधान सभा के गठन में प्रांतों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों को निर्वाचित किया गया था। जो संविधान सभा गठन हुआ था उस समय प्रांतों को जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे सदस्य, उनका निर्वाचन कहां से हुआ था? तो 4 ऑप्शन है, इसमें से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। प्रांतों के विधानसभा द्वारा निर्वाचित किया गया था। प्रांतों के विधानसभा द्वारा उन सदस्यों को निर्वाचित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। कैबिनेट मिशन 1946 के सुझाव पर संविधान सभा का गठन किया गया था। कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में। उसके सुझाव पर संविधान सभा का गठन किया गया था। इसमें प्रांतों का प्रतिनिधित्व वहां की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्यों ने किया था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 में कहा गया है, विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान प्रारंभिक किस देश से हुआ है? तो विश्व में सबसे पहला लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ है? 4 ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा, अमेरिका से हुआ है। विश्व का पहला लिखित संविधान अमेरिका में अपनाया गया था। कब? 1788 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। और विश्व का सबसे बड़ा संविधान और सबसे बड़ा लिखित संविधान कहे तो भारत होगा। और विश्व का पहला संविधान बोले तो आप बता सकते हैं ब्रिटेन। विश्व का पहला संविधान ब्रिटेन का है, लेकिन लिखित पहला संविधान अमेरिका का है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 73 की ओर। 73 में कहा गया, 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ? 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ, ये प्रश्न है। तो 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया था दोस्तों। 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। और प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 4 में कहा गया है कि द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति ने की थी? द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश अशोक मेहता समिति ने की थी। अशोक मेहता समिति ने 1977 में यह सुझाव दिया था कि पंचायतों को द्विस्तर प्रणाली के द्वारा गठित किया जाए। तो कब दिए थे? 1977 में अशोक मेहता समिति का सुझाव आया था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा, अशोक मेहता समिति। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 में कहा गया दोस्तों, इसमें है, मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है? तो मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भारत के 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। मैथिली भाषा को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 में आया था। कब आया था? 1993 में। इसमें 4 भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। 4 भाषा को कब? 52वां संविधान संशोधन 1993 में। कौन कौन भाषा था? डोंगरी, मैथिली और संथाली 52वां संविधान संशोधन 1993 में आया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 6 में। प्रश्न नंबर 6 में कहा गया दोस्तों, राज्य विधान परिषद में कितने सदस्यों का नामांकन राज्यपाल द्वारा किया जाता है? तो राज्य विधान परिषद में कितने सदस्यों का नामांकन राज्यपाल करते हैं? तो इसमें 4 ऑप्शन है और इसमें से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा।
1/6 सदस्यों का नामांकन राज्यपाल द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 171 के तहत विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रतिवर्णित है अनुच्छेद 171 में। इसमें से 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा कला, विज्ञान, साहित्य और सहकारी आंदोलन एवं सामाजिक सेवा से जुड़े व्यक्तियों से चुने जाते हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 में है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में कौन वर्णित करता है? मौलिक अधिकार, 9वीं अनुसूची, मौलिक कर्तव्य या संविधान की प्रस्तावना? तो ऑप्शन नंबर डी संविधान की प्रस्तावना है भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समाजवाद, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, अर्थात भारत सभी धर्मों के प्रति एक समान दृष्टि रखता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। प्रश्न नंबर 8 में कहा गया है दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां पर इस तरह का प्रावधान है किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, यह प्रश्न पूछा है। तो राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, या उपराष्ट्रपति के द्वारा, या उपराज्यपाल के द्वारा? तो ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं, नियुक्त किए जाते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 में कहा गया है दोस्तों, प्रश्न नंबर 9 में है, अशोक के काल में पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से किस प्रांत की राजधानी थी? तो अशोक के काल में पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी? अवंती राष्ट्र की, उत्तरापथ का, कलिंग का, या प्राची का? तो ऑप्शन नंबर डी प्राची प्रदेश की राजधानी पाटलिपुत्र थी, या प्राची प्रांत की राजधानी पाटलिपुत्र थी अशोक के काल में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी। यदि उत्तरापथ देखें, उत्तरापथ की राजधानी कहाँ थी? तो उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला थी। उत्तरापथ की राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला, उत्तरापथ के पथ की राजधानी। अवंती राष्ट्र की राजधानी कहाँ थी? उज्जैनी, अवंती राष्ट्र की राजधानी उज्जैनी थी। कलिंग प्रांत की राजधानी तोसली थी दोस्तों, और दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी थी। दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी थी, और प्राची यानी पूर्वी प्रांत की राजधानी पाटलिपुत्र था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर दोस्तों। 10 में कहा गया है, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से स्वास्तिक चिन्ह मिला है? स्वास्तिक चिन्ह सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है? 4 ऑप्शन है, इसमें से ऑप्शन नंबर बी हड़प्पा से सिंधु सभ्यता की स्वास्तिक चिन्ह मिला है। ठीक है, हड़प्पा से। और प्रमुख सिंधु सभ्यता में प्रमुख नगर है एक, हड़प्पा एक प्रमुख नगर है। इसका उत्खनन 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी एवं माधो स्वरूप वत्स द्वारा किया गया था। यहाँ से हड़प्पा से कब्रिस्तान, RH-37 उर्वरता की देवी स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा का चित्र को ही उर्वरता की देवी कहा जाता है। सावधान पेटिका एवं स्वास्तिक का चिन्ह आदि मिले हैं। इस चिन्ह में सूर्य पाषाण का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी नगरों में किसी भी मंदिर का अवशेष नहीं मिला है। तो स्वास्तिक का चिन्ह कहाँ से मिला है? ऑप्शन नंबर बी हड़प्पा से मिला है। हड़प्पा से और क्या क्या मिला है एक बार फिर से देखते हैं। हड़प्पा से कब्रिस्तान मिला है, RH-37 कब्रिस्तान मिला है, उर्वरता की देवी मिली है, सावधान पेटिका मिला है, और स्वास्तिक का चिन्ह। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर दोस्तों। 11 में कहा गया है कि बौद्ध के त्रिपिटक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो बौद्ध के त्रिपिटक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो देखते हैं हम लोग। तो इसमें है विनय पिटक। विनय पिटक बौद्ध मत के दार्शनिक व्यवहार, ये सुमेलित नहीं। सुत्त पिटक है जो सुत्त पिटक बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख, ये सुमेलित है दोस्तों। अभिधम्म पिटक बौद्ध भिक्षुओं के आचरण संबंधित नियम एवं अनुशंसा संबंधित, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर केवल 2 सुमेलित है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हुआ, केवल 2 सुमेलित है। त्रिपिटक है, सुत्त पिटक बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख करता है, ये सही है। यदि हम इसे मैच करें, देखिए सुत्त पिटक बौद्ध धर्मों के सिद्धांतों का उल्लेख करता है। यदि विनय पिटक को देखें तो विनय पिटक है, इसमें बौद्ध मठों में रहने वाले भिक्षु भिक्षुणियों के अनुशासन संबंधित नियम का वर्णन है, ये वाला है जो इसका है। और अभिधम्म पिटक देखें तो इसमें महात्मा बुद्ध के उपदेशों एवं सिद्धांतों तथा बौद्ध
मत की दार्शनिक व्याख्या को दर्शाता है। तो ये वाला ये होगा। तो इस प्रकार मैचिंग कौन सही है? ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर बी केवल 2 सही है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 12 की ओर। प्रश्न नंबर 12 में कहा गया दोस्तों, 12 नंबर प्रश्न में है, पूर्व मध्य काल में कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में किस दक्षिण भारतीय राज्य ने भाग लिया है? किस दक्षिण भारतीय राज्य ने भाग लिया है? तो जो कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हो रहा था उसमें दक्षिण भारत से राष्ट्रकूटों ने भाग लिया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। राष्ट्रकूटों ने भाग लिया था दोस्तों। राष्ट्रकूटों ने कन्नौज के लिए प्रतिहार नरेश वत्सराज एवं पाल नरेश धर्मपाल के बीच जारी संघर्षों के बीच राष्ट्रकूट राजा ध्रुव ने हस्तक्षेप किया एवं वत्सराज तथा धर्मपाल को हराया था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 13 की ओर। 13 में कहा गया, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना सूबेदार किसे नियुक्त किया है? तो इल्तुतमिश ने बिहार में अपना सूबेदार, प्रथम सूबेदार, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार मलिक अलाउद्दीन जानी को नियुक्त किया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। मलिक अलाउद्दीन जानी को नियुक्त किया है। 1225 ईस्वी में इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ तथा बाढ़ पर अधिकार कर लिया। 1225 ईस्वी में इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ तथा बाढ़ पर अधिकार कर लिया। मलिक उज्जानी को इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया। बाद में सैकुद्दीन ऐबक एवं तुगलक खां भी बिहार के सूबेदार तथा के रूप में इल्तुतमिश द्वारा नियुक्त किया गया था। सबसे पहले किसे? तो मलिक अलाउद्दीन जानी को। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 14 की ओर। प्रश्न नंबर 14 में कहा गया है, मध्यकाल में कश्मीर के किस शासक ने विश्व में जजिया कर हटा दिया तथा गौ हत्या निषिद्ध कर दिया था? तो कश्मीर में जजिया कर हटा दिया और गौ हत्या को निषिद्ध किया था, कौन शासन था मध्यकाल में? तो वो ऑप्शन नंबर सी जैनुल आब्दीन था। ऑप्शन नंबर सी जैनुल आब्दीन। जैनुल आब्दीन का कार्यकाल देखें 1420 से 1470 ईस्वी तक था। वो अपनी उदारता के कारण जन कल्याण सहिष्णुतावादी नीतियों के अनुसरण किया, जिसके कारण आबिदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। जैनुल आब्दीन ने जजिया कर हटा दिया तथा गौ हत्या निषिद्ध कर दिया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 15 की ओर। 15 में कहा गया है दोस्तों, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी डेन ने भारत में अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी प्रथम फैक्ट्री ट्रावनकोर में किया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। कहाँ किया था? ट्रावनकोर में। ट्रावनकोर में किया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। 1676 ईस्वी में डेनिश ने 1676 में श्रीरामपुर में 1676 में किया था। और ट्रावनकोर में इस डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में 1616 ईस्वी में आया। इसने अपनी पहली फैक्ट्री तंजौर के ट्रावनकोर जो तमिलनाडु में पड़ता है वहां पर स्थापित किया था, जबकि 1676 ईस्वी में श्रीरामपुर जो बंगाल में पड़ता है दूसरी फैक्ट्री स्थापित किया था डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 16 की ओर। 16 नंबर प्रश्न में कहा गया, पानीपत के तृतीय युद्ध 1761 के समय मराठा पेशवा निम्नलिखित में से कौन था? जब पानीपत का तृतीय युद्ध हो रहा था उस समय मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव था दोस्तों, बालाजी बाजीराव था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। पानीपत के तृतीय युद्ध बालाजी बाजीराव का कार्यकाल 1740 से 61 के समय था और यह युद्ध 14 जनवरी 1761 को लड़ा गया था। कब? 14 जनवरी 1761 को लड़ा गया था। और युद्ध में अहमद शाह अब्दाली तथा मराठों के मध्य हुआ था, जिसमें मराठों की पराजय हुई थी। ऑप्शन नंबर सी बालाजी बाजीराव इसका नेतृत्व कर रहे थे। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 17 नंबर प्रश्न में, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? कैबिनेट मिशन का सदस्य कौन नहीं था? एवी अलेक्जेंडर, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स एंड लॉर्ड बेवेल। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स ये सभी कैबिनेट मिशन के सदस्य थे, परंतु लॉर्ड बेवेल कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। कैबिनेट मिशन वर्ष 1946 में आया था दोस्तों और उस समय प्रधानमंत्री इटली थे। 3 सदस्यीय स्तरीय शिष्टमंडल भेजे थे भारत में, जिसमें पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स में एलेक्जेंडर एवी अलेक्जेंडर थे। तो मुख्य उद्देश्य क्या था? शांतिपूर्ण सत्ता के हस्तांतरण के लिए संभावनाओं को तलाशना इसका मुख्य उद्देश्य था कैबिनेट मिशन का। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 18 की ओर। 18 में कहा जा रहा है, नेशनल हेराल्ड पत्रिका का संपादन किसने किया था? नेशनल हेराल्ड पत्रिका का संपादन
वर्ष 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इसका संपादन जवाहरलाल नेहरू ने नेशनल हेराल्ड पत्रिका का 1938 में किया था अंग्रेजी भाषा में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 19 में। 19 नंबर प्रश्न को देखें दोस्तों। 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में किसने बिहार में महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया था? बिहार में महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया था 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की। तो किसने बिहार में महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दिया था? चार ऑप्शन है, बलदेव सहाय, राम गोविंद सिंह, सत्यनारायण सिन्हा, जगपति कुमार। तो ऑप्शन नंबर ए बलदेव सहाय। बलदेव सहाय ने बिहार में महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिए थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए। 9 अगस्त 1942 को राजेंद्र प्रसाद, मथुरा बाबू, श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह आदि व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसलिए श्री बलदेव सहाय ने सरकारी नीति के विरुद्ध महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिए थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 20 की ओर। प्रसिद्ध कविता बटोहिया निम्नलिखित में से किसकी प्रसिद्ध रचना है? बटोहिया किसने लिखी है? ये प्रसिद्ध कविता बटोहिया है जो किसकी है? चार ऑप्शन है, इसमें से रघुवीर नारायण की रचना है। बटोहिया है जो रघुवीर नारायण की रचना है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। ये खड़ी बोली की भोजपुरी कवि हैं। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 21 की ओर। 21 में कहा गया भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? तो नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है भारत के किस प्रदेश की? तो वो सिक्किम है दोस्तों। सिक्किम की सीमाएं नेपाल से मिलती है, भूटान से भी मिलती है और चीन से भी मिलती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। सिक्किम भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है और सिक्किम इसका प्रमुख कृषि उत्पाद मक्का, चावल, गेहूं, बड़ी इलायची, अदरक, संतरा है। राजकीय पशु लाल पंडा है सिक्किम का और राजकीय पक्षी ब्लड फिजेल है सिक्किम की। इस राज्य की स्थापना 16 मई 1975 में हुई थी। वर्तमान में मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग है सिक्किम का। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 22 की ओर। 22 नंबर प्रश्न में देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः गोंडवाना लैंड के विशाल भूखंड का एक भाग था। गोंडवाना लैंड के विशाल भूखंड का एक भाग था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। भारतीय उपमहाद्वीप गोंडवाना लैंड का था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। तो गोंडवाना एक बृहत महाद्वीप था। पैंजिया की उत्तरी भाग लॉरेशिया तथा दक्षिणी भाग गोंडवाना था। उत्तरी भाग को लॉरेशिया कहते हैं और दक्षिणी भाग को गोंडवाना। एडवर्ड सुएस ने गोंडवाना लैंड का नाम भारत के गोंडवाना क्षेत्र के नाम पर रखा था। वर्तमान में उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 23 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? तो खासी की पहाड़ी में मेघालय पठार का अंश है, जयंतिया भी है और गारो भी है। भुवन की पहाड़ी है जो मेघालय पठार की अंश नहीं है। भुवन की पहाड़ी असम जिले की बराक जिले में स्थित है। यह मणिपुर और मिजोरम की सीमाओं पर बराक घाटी के दक्षिण पूर्व में स्थित है भुवन की पहाड़ी। यह एक लोकप्रिय तीर्थ स्थल है भुवन। मेघालय की 3 प्रमुख पहाड़ियां हैं, गारो, खासी और जयंतिया। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। 24 नंबर प्रश्न को देखें। 24 नंबर प्रश्न में कहा गया है 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। तो 10 डिग्री चैनल किसे पृथक करता है दोस्तों? तो 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से पृथक करता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। 10 डिग्री चैनल है अंडमान को निकोबार से पृथक करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। यदि और कुछ प्रमुख पास को देखें, कुछ प्रमुख पास को हम देखते हैं। इसमें से 8 डिग्री चैनल, तो 8 डिग्री चैनल किसके किसके बीच है? तो मिनिकॉय और मालदीव के बीच है 8 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल देखें तो मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच है। मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच है कौन? 9 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान एवं कार निकोबार के मध्य स्थित है। डंकन पास लघु अंडमान एवं दक्षिणी अंडमान के मध्य स्थित है दोस्तों। डंकन पास लघु अंडमान एवं दक्षिणी अंडमान के मध्य स्थित है डंकन पास। कोको चैनल है जो कोको द्वीप व उत्तरी अंडमान के मध्य स्थित है। कोको चैनल ठीक है। उसी प्रकार
पाक स्टेट देखें तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य स्थित है पाक स्टेट, और मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य स्थित है मन्नार की खाड़ी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए मैं बता दिया हूँ। यदि 24 नंबर प्रश्न को देखें तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। 25 नंबर प्रश्न में मैचिंग करने के लिए दिया है दोस्तों, एक तरफ दोआब है और दूसरी तरफ नदियां हैं, तो इसको हम लोग मैच करेंगे। इसका एक ट्रिक भी है दोस्तों, जैसे विष्ट दोआब, वारी दोआब, रचना दोआब, चाज दोआब। तो यदि हम देखें विष्ट दोआब, तो विष्ट दोआब ब्यास और सतलज, विष्ट दोआब में ब्यास और सतलज, इसको हम कैसे पढ़ेंगे, विष्ट, वी से ब्यास और स होता है तो सिट्स, विष्ट, वी से ब्यास और स से सतलज, तो ये हो गया विष्ट दोआब, यहाँ पर आ गया 3 हो गया। बारी दोआब, ब से क्या ब्यास और री से रावी, तो बारी दोआब ब्यास और रावी 2 हो जाएगा, बारी दोआब इसके मध्य आएगा। ठीक है दोस्तों। रचना दोआब, रचना दोआब देखें तो र से रावी और च से चिनाब, र से रावी और च से चिनाब, रचना दोआब। और ये हो गया चाज, च से चिनाब और ज से झ से झेलम, चाज होना चाहिए, चाज, चाज चिनाब दोआब, तो च से चिनाब और झ से झेलम चाज, तो इस डी का 4 हो जाएगा। एक बार मैच करें फिर से, बिष्ट दोआब ब्यास और सतलज के मध्य, वारी दोआब रावी तथा ब्यास के मध्य, रचना दोआब रावी तथा चिनाव के मध्य, और चाज दोआब चिनाव और झेलम के मध्य। इस प्रकार यदि हम मिलाएं तो 4 2 1 3 3 1 2 4 3 1 2 4 किसमें है दोस्तों, 3 2 1 4 3 2 1 4 किसमें है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। 3 2 1 4 3 2 1 4 ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 3 2 1 4। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 26 की ओर। 26 में कहा गया है किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात के बारे में देखें तो शिव समुद्रम जलप्रपात है कावेरी नदी पर स्थित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात है। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहते हैं। शिव समुद्रम कर्नाटक के चामराजनगर में जिले में एक झरना है, और 1905 ईस्वी में एशिया की पहली पनबिजली परियोजना यहाँ पर स्थापित किया गया था शिव समुद्रम में। तो ऑप्शन नंबर ए कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 27 में कहा गया है गरजने वाली चालीसा, गरजने वाली चालीसा, प्रचंड पचासा, चीखने वाली साठा पवने पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है। तो पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है ये सब, तो हाँ पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में चलती है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश से 50 डिग्री अक्षांश के बीच चलने वाली शक्तिशाली पछुआ पवन को कहते हैं गरजता चालीसा। गरजता चालीसा 40 से 50 के बीच जो पछुआ पवन चलती है दक्षिणी अक्षांश में, उसे कहते हैं। और चिखता साठा, चीखने वाला साठा, 60 से चीखने वाला साठा है जो 60 डिग्री अक्षांश पर चलने वाली जो पछुआ पवनें होती है उसे चिखता साठा कहते हैं। और प्रचंड पचासा, 50 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में जो दक्षिणी गोलार्ध में हवा पछुआ पवनें चलती हैं उसे प्रचंड पचासा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 28 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। साइप्रस, साइप्रस की राजधानी क्या है, निकोसिया। इसकी मुद्रा यदि पूछते आपसे तो पाउंड होगा। तो साइप्रस की राजधानी निकोसिया, ये सही सुमेलित है। कंबोडिया की राजधानी नहोम पेन, ये भी सही है दोस्तों। और कंबोडिया की राजधानी नहोम पेन, ये भी सही है। और हमसे कौन सुमेलित नहीं है सो पूछा है। और ओमान, सीरिया, सीरिया देखिए सीरिया की राजधानी दमिश्क, ये भी सही है। जबकि ओमान की राजधानी अम्मान नहीं है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी हमारा गलत होगा। अम्मान की राजधानी मस्कट है। अम्मान की राजधानी क्या है, मस्कट, न कि ओमान। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी हमसे पूछा है कौन गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी गलत है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। यदि हम सभी को देखें, साइप्रस की राजधानी निकोसिया है, इसका मुद्रा, साइप्रस का मुद्रा पाउंड है दोस्तों। कंबोडिया की राजधानी नहोम पेन है, इसका मुद्रा रियल है। ओमान की राजधानी मस्कट है, इसका मुद्रा भी रियाल है। सीरिया की राजधानी दमिश्क है, इसका मुद्रा पाउंड है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है, सऊदी अरब की राजधानी रियाद है, इसकी मुद्रा रियाल है दोस्तों। लाओस की राजधानी वियंतियान है, इसकी मुद्रा न्यू की पलाओ है। लाओस की राजधानी वियंतियान। ईरान की राजधानी तेहरान है, इसकी मुद्रा रियाल है। और इराक की राजधानी बगदाद है, इसकी मुद्रा दिरान है। तो ऑप्शन नंबर सी
हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 29 की ओर। इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से एक समावेशित विकास को बढ़ाने की आशा नहीं की जाती है। एक समावेशित विकास को बढ़ाने की आशा किसमें नहीं की जाती है? राष्ट्रीय आय की ऊंची वृद्धि दर से। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 30 नंबर प्रश्न में। सार्वजनिक वितरण प्रणाली से वितरित अनाज पर कीमत बढ़ाने का उद्देश्य है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली से वितरित अनाज पर कीमत बढ़ाने का उद्देश्य, इसका उद्देश्य इस योजना में निहित उपादान का भार कम हो सके, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 31 की ओर दोस्तों। 31 में कहा गया है राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विपणन सहकारिता का शीर्ष संगठन है। तो राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विपणन सहकारिता का शीर्ष संगठन क्या है? तो 31 में आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा, नेफेड है। नेफेड, कृषि विपणन सहकारिता का शीर्ष संगठन नेफेड है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 32 में। विकास केंद्र उपागम किस योजनाओं के अंतर्गत अपनाया गया है? तो विकास केंद्र उपागम है किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाया गया था विकास केंद्र उपागम, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के तहत। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 33 की ओर। 33 में कहा गया है निम्नलिखित में से तरल परिसंपत्तियों पर विचार कीजिए और बैंकों के पास तरल संपत्तियों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो एक में कहा गया है बैंकों के पास मांग जमा, बैंकों के पास मांग जमा, ठीक, बैंकों के पास सावधिक जमा, बैंकों के पास बचत जमा, बैंकों के पास करेंसी। तो यदि हम इसे इन परिसंपत्तियों की तरलता के घटते क्रम में सजाएं तो सबसे पहले होगा बैंकों के पास करेंसी होगी, उसके बाद बैंकों के पास मांग जमा होगा, उसके बाद बैंकों के पास बचत जमा होगा, उसके बाद बैंकों के पास सावधिक जमा होगा। तो 4-1-3-2 किस में है दोस्तों? 4-1-3-2। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर, 34 की ओर। निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अनुक्रमण की प्रवस्थाओं को सही क्रम सजाइए? तो कौन सही क्रम होगा जैविक अनुक्रमण की? जैविक अनुक्रमण के सही क्रम को सजाना है तो ए में है, ए में नवीनीकरण, प्रवास, अस्थापन, प्रतिक्रिया और स्थिरीकरण, और बी में है प्रवास, नवीनीकरण, अस्थापन, प्रतिक्रिया और स्थिरीकरण। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही आंसर होगा। कह रहा है कि एक जैविक अनुक्रमण की प्रस्थाओं को सही क्रम है तो पहले नवीनीकरण होगा, फिर प्रवास होगा, फिर अस्थापन होगा, फिर प्रतिक्रिया होगा, फिर स्थिरीकरण होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न निकलते हैं प्रश्न नंबर 35 में। जैविक विविधता के नाश का कारण है। जैविक विविधता का नाश का कारण क्या है? जैविक विविधता का नाश का कारण इनमें से सभी है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। जीवों के प्राकृतिक आवास की कमी, पर्यावरणीय प्रदूषण, वनों का नाश। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 36 में। प्रश्न नंबर 36 में है प्रहरी ऐप को किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था? तो प्रहरी ऐप को किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था? ए में गृह मंत्रालय, बी में रक्षा मंत्रालय, सी में विदेश मंत्रालय, डी में ए एंड बी दोनों। तो प्रहरी ऐप को गृह मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था या जारी किया गया था। प्रहरी ऐप को गृह मंत्रालय द्वारा जारी किया था। इस ऐप के माध्यम से एसएसबी के जवान अपने मोबाइल पर व्यक्तिगत जानकारी, आवास एवं अवकाश संबंधित जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। एसएसबी के जवान के लिए स्पेशल प्रहरी ऐप लॉन्च किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 37 की ओर। इसमें कहा गया है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान चौथा है। दोस्तों 4th स्थान पर भारत है। भारत का स्थान 4th है इस सूची में। प्रथम स्थान पर अमेरिका है। इसे ग्लोबल फायर पावर संस्थान द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 38 की ओर दोस्तों। 38 में कहा गया है कि डस्टलिक 2023 सन अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? डस्टलिक 2023 सन अभ्यास उत्तराखंड में किया गया था दोस्तों। भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य डस्टलिक 2023 थल सेना अभ्यास का आयोजन किया गया था। इसका आयोजन
इस वर्ष उत्तराखंड में हुआ है? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 39 में। 39 में कहा गया है केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी के नए अध्यक्ष ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। सीवीसी का अध्यक्ष प्रवीण कुमार श्रीवास्तव बने थे। तो सीवीसी का यदि हम स्थापना देखें तो वर्ष 1964 में हुआ था सीबीसी का स्थापना। केंद्रीय सतर्कता आयोग का स्थापना 1964 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो नई दिल्ली में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 40 में। प्रश्न नंबर 40 में कहा गया भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2019 की तुलना में कितना किलोमीटर वन आवरण में वृद्धि हुई है? भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कितना किलोमीटर वन में वृद्धि हुई है? तो ऑप्शन नंबर ए 1540 वर्ग किलोमीटर। 1540 वर्ग किलोमीटर वन आवरण में वृद्धि हुई है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 41 की ओर। 41 में कहा गया है कि 32वां बिहारी पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया है? 32वां बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? मधु कांकरिया को, माधव हांडा को, असगर बजाहत को या शिव शंकरी को? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। माधव हांडा को 32वां बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2022 में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं प्रश्न नंबर 42 में। 42 में है कि पद्म विभूषण पुरस्कार से 2023 कुल कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया था? पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 कुल 9 व्यक्तियों को दिया गया था दोस्तों। पद्म विभूषण पुरस्कार कितने व्यक्ति को? 9 व्यक्तियों को 2023 में दिया गया था। यदि हम देखें इसमें 2023 में कुल 106 को पद्म पुरस्कार दिया गया था। कितना? कुल कितने को दिया गया था? 106 को पद्म पुरस्कार दिया गया था। पद्म पुरस्कार कुल 106 लोगों को दिया गया था। ठीक है, उसमें से पद्म विभूषण 9 लोगों को दिया गया था। पद्मश्री उसमें से पद्मश्री 91 को दिया गया था। पद्मश्री कितना को दिया था? पद्मश्री 91 लोगों को दिया गया था दोस्तों। और पद्म विभूषण 6 लोगों को दिया गया था। पद्म विभूषण टोटल मिलाकर 106 लोग को दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 43 की ओर। 43 में कहा गया है अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन 2023 का आयोजन ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, हरिद्वार से। अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन 2023 का आयोजन हरिद्वार से किया गया है दोस्तों। हरिद्वार से किया गया है। इस आयोजन का विषय था पशु चिकित्सा और आयुर्वेद। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 44 की ओर। प्रथम महिला प्रीमियर लीग WPL 2023 में ऑरेंज कप का खिताब किसने जीता है? तो WPL का ऑरेंज कप जीतने वाले खिताब कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी मैग लेनिन ने जीता है। वह सभी मैचों का आयोजन महाराष्ट्र में किया गया था। और WPL 2023 का खिताब मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर जीता था। 2023 का किसने जीता था दोस्तों? तो मुंबई इंडियंस ने जीता था दिल्ली कैपिटल को हराकर। इस बार 2024 में किसने जीता है? तो 2024 में RCB ने जीता है दिल्ली कैपिटल को ही हराकर। तो इस प्रकार मुंबई इंडियंस पिछले बार था, इस बार RCB ने जीता है। तो ऑरेंज कप 2023 में कौन जीता था? मैगलिन ने ऑरेंज कैप खिताब जीता था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 45 की ओर। 45 में कहा गया है प्रसिद्ध पुस्तक नालंदा के लेखक कौन है? प्रसिद्ध पुस्तक नालंदा के लेखक अभय के। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 46 में। विश्व कपास दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व कपास दिवस प्रतिवर्ष 7 अक्टूबर को मनाया जाता है दोस्तों। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और पहली बार यह दिवस 2019 में मनाया गया था। 2019 में मनाया गया था पहली बार। तो 7 अक्टूबर विश्व कपास दिवस के रूप में जाना था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 47 में। 47 में कहा गया है दोस्तों रिलायंस को जियो मार्ट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो रिलायंस जियो मार्ट है तो किसे? MS धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। रिलायंस जियो मार्ट ने भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। जियो मार्ट के CEO संदीप बिरंगती हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 48 में दोस्तों। 48 में कहा गया है
48 नंबर प्रश्न में है, हाल ही में किस राज्य के याक चुरपी चावल को याक चुरपी जीआई टैग मिला है? कौन से राज्य का याक चुरपी है? तो 4 ऑप्शन है इसमें से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। अरुणाचल प्रदेश के याक चुरपी को अरुणाचल प्रदेश के याक चुरपी को याक के दूध से तैयार की गई चुरपी को अक्टूबर 2023 में जीआई टैग प्रदान किया गया। याक चुरपी क्या है? तो याक के दूध से जो तैयार किया गया है चुरपी, उसे ही याक चुरपी कहते हैं। तो कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 49 की ओर। सूर सरोवर पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? सूर सरोवर पश्चिम बिहार आगरा में स्थित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। इसकी स्थापना वर्ष 1991 में की गई थी। यह उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में है। यदि नेक्स्ट की ओर चलते हैं, नेक्स्ट नंबर 50 नंबर प्रश्न में देखते हैं। 50 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सी नदी गंगा में उत्तर दिशा से आकर मिलती है? तो गंगा में उत्तर दिशा से आकर मिलने वाली नदी में देखें तो गंगा और फल्गु नहीं, कोसी बूढ़ी गंडक। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। कोसी बूढ़ी गंडक और कोसी है जो किधर से आकर के उत्तर से आकर के गंगा में मिलती है। गंगा में मिलने वाली नदी बिहार की नदियां, गंगा में उत्तर से आकर मिलने वाली बिहार की नदियां कौन कौन है? तो घाघरा है, बूढ़ी गंडक है, कमला है, कोसी है और महानंदा है। दक्षिण से आकर मिलने वाली नदी जो गंगा में दक्षिण से आकर बिहार में मिलती है, बिहार में गंगा में मिलती है, वो कर्मनाशा है, सोन है, पुनपुन है और फल्गु है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा, कोसी और बूढ़ी गंडक। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 51 नंबर प्रश्न में दोस्तों। निम्नलिखित में से ऐसे सामग्री का चयन करें जो जल में पूरी तरह से घुलनशील हो। जल में पूरी तरह से घुलनशील कौन सी सामग्री है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा, फैक्ट्री है जो जल में पूरी तरह से घुलनशील सामग्री है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। तेल, कीचड़ और बुरादा पूरी तरह से घुलनशील नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 52 में। 52 में कहा गया निम्नलिखित में से किस द्रव में लोहे की कील रखे जाने पर वह अपनी चमक को खो देगा और सुस्त दिखाई देने लगेगा? तो कौन सी जल में रखने पर? ऑप्शन नंबर ए, शीतल जल में रखने पर अपनी चमक को खो देता है और सुस्त दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा, शीतल पेपर। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 53 में। सिंथेटिक फाइबर को कहा जाता है, सिंथेटिक फाइबर को क्या कहा जाता है? तो सिंथेटिक फाइबर को मानव निर्मित फाइबर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। मानव निर्मित फाइबर कहा जाता है सिंथेटिक फाइबर को। सिंथेटिक फाइबर को कृत्रिम या मानव निर्मित फाइबर कहा जाता है क्योंकि वे कारखानों में मनुष्यों द्वारा बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 55 में। प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से क्या कहलाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से क्या कहलाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहलाता है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 55 में। इसमें कहा गया है रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। तो रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण क्या है? तो पानी में सोडियम गिराना। जैसे ही पानी में सोडियम को गिराएंगे तो सोडियम क्या होगा? जल उठेगा। यह एक रासायनिक प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 56 में। मिश्र धातु में किस पदार्थ के उपयोग से निष्कलंक इस्पात स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय हो जाते हैं? स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय हो जाता है। कौन सी पदार्थ को मिलाने से अचुंबकीय बन जाता है स्टील? तो 4 ऑप्शन है इसमें से। ऑप्शन नंबर बी, निकेल मिलाने से इस्पात अचुंबकीय हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी। जबकि अधिक कठोरता प्राप्त करने के लिए इसमें कार्बन की मात्रा मिलाई जाती है। इस्पात में स्टील में कठोरता प्राप्त करने के लिए किसको मिलाया जाता है? कार्बन को मिलाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 57 की ओर। 57 में कहा गया है मिट्टी के तेल में किस धातु का भंडारण होता है? मिट्टी के तेल में किस धातु का भंडारण होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, सोडियम का भंडारण मिट्टी के तेल में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी ए हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए, सोडियम को मिट्टी के तेल में भंडारण किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से किसमें प्रोटॉन की संख्या समान है? तो यदि हम इसमें देखें प्रोटॉन की संख्या आइसोटोप में समान है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। आइसोटोप से समस्थानिक ऐसे तत्व होते हैं जिनकी परमाणु संख्या इलेक्ट्रॉन संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। तो ऑप्शन
ऑप्शन नंबर आइसोटोप, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। प्रोटॉन की संख्या समान है उसे आइसोटोप कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 59 में दोस्तों। 59 में कहा गया है निम्नलिखित परमाणु मॉडलों को उनके कालानुक्रम व्यवस्थित करे। परमाणु मॉडल को उनके कालानुक्रम व्यवस्थित करने के लिए कहा गया है। एक में है रदरफोर्ड। रदरफोर्ड को यदि हम देखें, रदरफोर्ड ने 1911 में परमाणु मॉडल का अध्ययन कर परमाणु नाभिक को खोजा था। कब? 1911 में रदरफोर्ड ने 1911 में रदरफोर्ड ने खोजा था। 1911 में रदरफोर्ड ने कब खोजा था? 1911 में खोजा था दोस्तों रदरफोर्ड ने। और यदि बोर मॉडल देखें तो 1913 में खोजा गया था बोर मॉडल 1913 में। और 1897 में थॉमसन ने 1897 में थॉमसन परमाणु मॉडल ढूंढ लिया था। यदि उसे सजाएं तो सबसे पहले थॉमसन आएगा, फिर रदरफोर्ड, उसके बाद ये 1900 फिर बोर मॉडल आएगा। 2 1 3 ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, 2 1 3। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 60 नंबर प्रश्न में चलते हैं। 60 नंबर प्रश्न में है कि कोशिकाओं में गैसीय विनियमन किसके द्वारा होता है? कोशिका में जो गैसीय विनियमन होता है वो किसके द्वारा होता है? तो विसरण के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। कोशिका में गैसीय विनियमन विसरण के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 41 नंबर प्रश्न में। समसूत्री विभाजन के बाद बनने वाली संतति कोशिका की संख्या है। समसूत्री विभाजन के बाद बनने वाली संतति कोशिका की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर बी 2 होती है संतति कोशिका। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 62 की ओर। ओजोन छिद्र का अर्थ है दोस्तों, ओजोन छिद्र का अर्थ क्या होता है? समताप मंडल में छेद ये होता है? तो ओजोन छिद्र का ये अर्थ नहीं होता, ये गलत है। ओजोन की सांद्रता में कमी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। ओजोन छिद्र का मतलब होता है ओजोन की सांद्रता में कमी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 63 की ओर। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक ईंधन है? तो प्राथमिक ईंधन कौन है दोस्तों, ये पूछा है। तो प्राकृतिक गैस क्या है? प्राथमिक ईंधन है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। प्राकृतिक गैस प्राथमिक ईंधन है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 64 में। कार्बन डाइऑक्साइड पर ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है क्योंकि यह है। कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है क्योंकि यह क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड यह एक क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड एक सूर्य के प्रकाश के लिए पारदर्शी लेकिन गर्मी को फंसाता है, ये है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। वायुमंडल में ऐसे गैसों को प्रतिशत में वृद्धि जिसके कारण विश्व की औसत तापमान में वृद्धि होती है ग्रीन हाउस गैस कहलाते हैं तथा इसके प्रभाव को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड सूर्य के प्रकाश के लिए पारदर्शी है लेकिन ऊष्मा को फंसाता है या अपारदर्शी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 65 की ओर। 65 नंबर प्रश्न में कहा गया है दोस्तों कि शरीर में कौन सा हार्मोन स्राव पुरुषों में मूछ एवं और दाढ़ी के विकास के लिए उत्तरदायी है? पुरुषों के मूछ एवं दाढ़ी एवं विकास के लिए उत्तरदायी कौन सा हार्मोन है? ऑप्शन नंबर डी टेस्टोस्टेरोन है जो प्राथमिक टेस्टोस्टेरोन प्राथमिक पुरुष सेक्स हार्मोन और एक एनाबॉलिक टेस्टोराइड है जो पुरुष में यौवन के दौरान मूछ एवं दाढ़ी के विकास में भूमिका निभाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 6 में। प्रश्न नंबर 6 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा जीव विखंड विधि द्वारा प्रजनन करता है? तो कौन सा जीव विखंड है जो विधि द्वारा प्रजनन करता है? तो 4 ऑप्शन है इसमें से। ऑप्शन नंबर बी स्पाइरोगाइरा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। स्पाइरोगाइरा है जो विधि द्वारा प्रजनन करता है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 67 में। 67 में कहा गया समतल दर्पण में हमारे चेहरे की छवि बनती है। समतल दर्पण में हमारे चेहरे की छवि आभासी बनती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। वर्चुअल बनती है, हमारे चेहरे की छवि आभासी बनती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। और उसका आकार यदि हमसे पूछे चेहरे का तो चेहरे का जो आकार बनेगा वो समान ही रहता है दोनों का। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 68 में। 68 में कहा गया है प्रकाश वस्तु के प्रकाश से गुजरने की घटना कहलाती है। वस्तु के प्रकाश से गुजरने की घटना अपवर्तन कहलाती है। अपवर्तन के कारण होती है। अपवर्तन एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जाने वाली प्रकाश तरंगों की दिशा में परिवर्तित है। यह दो पदार्थों के बीच घनत्व में अंतर के कारण होता है दोस्तों। ऑप्टिकल भ्रम यानी मिराज और स्विमिंग पूल का उथला दिखना
इंद्रधनुष का बनना, ये सब क्या है, अपवर्तन के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। फ्यूज तार का विशिष्ट प्रतिरोध होता है। तो देखिए फ्यूज तार का विशिष्ट प्रतिरोध उच्च होता है दोस्तों। फ्यूज तार का गलनांक होता है जो निम्न होता है, परंतु प्रतिरोध उच्च होता है। फ्यूज तार टीन एवं लेड से बना होता है। टीन एवं सीसा से मिश्र धातु से बना होता है फ्यूज तार। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। फ्यूज तार को हमेशा श्रेणी क्रम में लगाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 17 में। प्रश्न नंबर 17 में है, 17 में त्वरण की इकाई क्या होता है। त्वरण की इकाई, त्वरण बराबर क्या होता है, चाल बटा समय। त्वरण का बराबर होता है चाल बटा समय। तो चाल को क्या कहते हैं, मीटर प्रति सेकंड, और समय को भी सेकंड से। तो त्वरण बराबर होगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 31 की ओर, 71 की ओर। प्रश्न नंबर 71 देखेंगे हम लोग दोस्तों। 71, निम्नलिखित में से कौन सी आवृत्ति एक सामान्य मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती है। 10⁴ हर्ट्ज एक समान मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 72 में। 72 नंबर प्रश्न में कहा गया है, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक गायब हो जाता है तो निम्न में से कौन सा सही होगा। कौन सही है, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा। तो बिल्कुल सही है, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा, बाकी सब गलत है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल यदि समाप्त हो जाए तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा, द्रव्यमान शून्य नहीं होगा, केवल भार शून्य होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 73 में। पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से बनी होती है। पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से सेलुलोज की बनी होती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। पादप कोशिका की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, जो पादप कोशिकाओं को एक निश्चित आकार और संरचना प्रदान करती है। ये मुख्य रूप से सेलुलोज की बनी होती है। यह पादप कोशिकाओं को निर्जीव भाग है। पादप कोशिका के निर्जीव भाग है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 74 में। मनुष्य में 2 बार बढ़ने वाली दांतों का संख्या होती है। तो मनुष्य में 2 बार बढ़ने वाली दांतों की संख्या 20 होती है। मनुष्य में 20 दांत है जो 2 बार आती है। मनुष्य के जीवन काल में 2 बार आती है 20 दांतें। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। और भोजन का रासायनिक पाचन शुरू होता है, तो भोजन का रासायनिक पाचन मुख से ही शुरू हो जाता है दोस्तों। भोजन का रासायनिक पाचन मुख से ही शुरू होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। इसके साथ ही इस वीडियो को समाप्त करते हैं दोस्तों। यदि आप लोग को वीडियो से कुछ भी सीखने के लिए मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए इसके साथ ही इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।